ये है आईएमपी टॉपिक, किरचॉफ का नियम। सबसे पहले दो नियम होते हैं किरचॉफ के। तो फर्स्ट नियम है संधि का नियम। तो इस नियम में बोला क्या गया है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे बहुत सारे वायर हैं, करंट यहाँ से आ रही है, करंट कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया वायर, पहला दूसरा तीसरा ये सब वायर ले लिए हैं। हमने कहा जो करंट है यहाँ से आ रही है किसी संधि पर, ठीक है, संधि पर इसका जो योग है वो जीरो होना चाहिए, मतलब समीशन आई जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से जितनी करंट आ रही है, जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, आ रही है, तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो जोड़ने पर इक्वल होना चाहिए, मतलब जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जानी भी चाहिए इस ओ पॉइंट पर। इस ओ पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है उतनी ही जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंट ज़्यादा आ रही है, कम जा रही है, कम आ रही है, ज़्यादा जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माना कि I1 और I4 धारा संधि O पर प्रवेश करते हैं। अब ये देखो I1 जो है आ रही है और I4 जो है ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और I2, I3 और I5 ये जा रही हैं। ये देखो तीर के निशान बने हैं, ये जा रही हैं, तीन चीज़ें, ये तीन धाराएं यहाँ से जा रही हैं। तो क्या करेंगे हम, अब किरचॉफ का नियम लगाएंगे जो कि है समीशन आई बराबर जीरो। समीशन है ना, इसका मतलब है कि हमें सबको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि I1 जो है आ रही है तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, I2 जा रही है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, I3 भी जा रही है इसके लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे, I4 आ रही है तो पॉजिटिव लगाएंगे, और I5 जा रही है तो इसके लिए भी माइनस लगा देंगे। और फिर सबका इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमें टोटल चाहिए कि कुछ भी बचे ना, जीरो हो जाए। अब क्या करेंगे, माइनस वाली उस साइड कर देंगे और प्लस वाली इस साइड ले लेंगे। तो I1 I4 जो है वो I2 I3 I5 के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग जो है वो उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर हो जाता है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम देखना है जो कि है पाश लूप का नियम। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप या पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पाश के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी हम देख रहे थे फर्स्ट नियम था समीशन आई बराबर जीरो। अब सेकंड नियम है समीशन आई आर बराबर समीशन ई। ई है विद्युत वाहक बल, ये हमारा धारा है और ये हमारा प्रतिरोध है। तो इनने क्या बोला है कि ये जो है इनको अगर तुम जोड़ो तो इसके जोड़ने के बराबर होने चाहिए, विद्युत वाहक बलों के जोड़ के बराबर होने चाहिए। तो अब देखते हैं, अब ये हमें लूप में, और तो ये एक लूप है और ये एक लूप है। लूप मतलब पूरा बंद सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि यहाँ वायर से हम इसको पूरा बंद कर दें, तो ये हमारा लूप बना लेता है। तो ये दो लूप हैं हमारे पास। अब फर्स्ट लूप के लिए देखते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको नाम दे दिया ABCD और ये हो गया EF। अब माना कि बंद पाश पहले लेते हैं ABCD, तो ये वाला ऊपर वाला ले लिया हमने लूप ABCD। अब इसमें क्या है, कितने सेल लगे हैं, तो ये E1 और E2 दो सेल लगे हैं। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है, ये जो है ये E वाले हैं जो है, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो हमने कहा E1 जो है, अब अगर ये लूप यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या होगा, तो इन दोनों को हम ऐसे जोड़ेंगे कि एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, ठीक है। तो E1 में से E2 हम माइनस कर देंगे। और अब जो करंट वाला है, करंट वाले के लिए क्या कहा था इनने, आई आर जोड़ना है। तो आई कहाँ है, ये करंट बह रही है और आर ये है, तो I1 R1 हो गया। और इस साइड जाएगा तो ये I2 है और ये R2 है, तो उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, I2 R2। तो ये हो गया पहले वाले पथ के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, हमने यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव बैटरी जा रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव ना आके यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, तो हमें दोनों बैटरियों को घटाना पड़ा।
इस यहाँ पर भी है। अब सेकंड वाला लूप देख लेते हैं, VEFC वाला। अब इस लूप में एक ही बैटरी लगी है तो सिर्फ हम एक बैटरी लिखेंगे। फिर करंट अब कितनी आ रही है, तो पहले में I1 आ रही थी और I2 आ रही थी। I1 यहाँ पर बह रही थी, I2 यहाँ थी। अब यहाँ पर क्या है, कोई I1 I2 नहीं है। अब जितनी करंट यहाँ पर थी मिक्स, वो यहाँ पर आ गई, मतलब पूरी आ गई, I1 प्लस I2 आ गई। और I2 यहाँ तो बह ही रही है और तीसरे वाले में I1 प्लस I2 है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला तो ले ही लेंगे, I2 R2, तो ये ले लिया। अब नीचे वाले के लिए कितनी करंट बह रही है इसमें से, प्रतिरोध में से, तो वो है I1 प्लस I2 इंटू R, तो ये लिख लिया। तो जो इक्वेशन बन गई। फिर है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यही पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है, 4 प्रतिरोध लेने हैं। प्रतिरोध जो हमने ये देखे पढ़े थे प्रतिरोध, तो इसमें कितने ले लिए, PQRS, ऐसे 4 ले लिए हैं। उनको हमने एक चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में लगा दिया है। ये है, ठीक है, एक चतुर्भुज बना लिया है। ये PQRS, ये 4 प्रतिरोध हमने चतुर्भुज की 4 दिशाओं में लगा दिए हैं। और ये है ABCD, ऐसे वाई लगे हैं। फिर क्या बोला गया है कि चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E लगाया है हमने। AC के बीच सेल E लगाया है। कहाँ लगा है देखते हैं। तो ये A है, ये C है, ये A और C, इन दोनों के बीच में ये एक सेल हमने E लगा दिया है। और ये B और D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर G लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर धारामापी G को जोड़ दिया है। अब प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। मतलब जो धारामापी है उसमें जो डंडी बनी है, ऐसे ऐसे लाइनें बनी रहती है, यहाँ पर एक सुई लगी रहती है, तो धारामापी बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, यहाँ से वहाँ इसकी सुई नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा इसमें प्रतिरोध को लगा देना है। और तो क्या होगा, अगर वो हिलेगी नहीं, उसमें विक्षेप नहीं होगा, तो वो संतुलन में है। ठीक है, तो ये होता है व्हीटस्टोन का सिद्धांत। इतना लिखोगे तो ये सिद्धांत हो गया। इस स्थिति में, और ये उसका मेन फॉर्मूला है, तो P/Q इक्वल टू R/S, इसे ही व्हीटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं। कि मतलब यहाँ ये हमने प्रतिरोध लगाए हैं, तो प्रतिरोध में P/Q बराबर R/S आना चाहिए। अब ये वाला जो सूत्र है ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं। सूत्र की स्थापना कैसे हुई है, तो सेल E में से बहने वाली विद्युत धारा I बिंदु A पर दो भागों में बट जाती है। अब जो यहाँ से जो धारा बह रही है ये जा रही है I, ठीक है, तो यहाँ तक आई, A पॉइंट तक आ गई। अब A में क्या हो गया, उसने 2 भागों में बट गई, आधी यहाँ चली गई I1, आधी यहाँ चली गई I2। तो I1 जो है वो प्रतिरोध P में चली गई और Q में I2 चली गई। अब प्रतिरोध R और S में क्या होगा, तो ये जो है I वो यहाँ पर चली गई, I1 Q में चली गई और I2 यहाँ से घूमती हुई S में चली गई, प्रवाहित हो गई। अब संतुलन की स्थिति में B और D का विभव समान है। ये जो B है और ये जो इसके नीचे D है, ये जब संतुलन की स्थिति में रहेंगे दोनों का विभव समान रहेगा। अगर विभव समान है तो ये गैल्वेनोमीटर हिलेगा ही नहीं। हमने कहा था कि समान रखना है, तो अतः धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें से करंट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, करंट यहाँ से निकल गया, करंट यहाँ से निकल गया, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं निकला। ठीक है, तो क्या हुआ, करंट I1, देखो सबसे पहले करंट आया I यहाँ पर, सबसे पहले करंट बैटरी में से निकला, ये है हमारी E बैटरी। अब यहाँ से निकलते हुए I यहाँ गया। अब I जो है यहाँ पर पहुँचा जब A पॉइंट पर, तो वो आधा आधा बट गया, तो I1 यहाँ ये हो गया, एक I2 में बट गया, तो दोनों आधे आधे होके चले गए। अब क्या हुआ,
कि जब वो बी पॉइंट तक आए तो अब फिर उनको आधा आधा हो जाना चाहिए था, होना था, यहाँ पर जाना था, यहाँ पर जाना था। लेकिन हमने क्या कहा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होगा, जो विद्युत जो धारामापी है इसमें विक्षेप नहीं होगा, इसकी डंडी नहीं हिलेगी, मतलब इसमें करंट जाएगा ही नहीं, और इन दोनों का विभव समान रहेगा बी और डी का। तो इसका मतलब ये है कि जब करंट यहाँ जा नहीं रही है तो करंट कहाँ गई, करंट सीधी निकल गई, मतलब जितनी I1 करंट थी वो यहाँ पर पहुँच गई, इसमें से निकल गई तो यहाँ आ गई, और जितनी I2 करंट थी वो यहाँ से पहुँच के यहाँ आ गई, तो ये इस पर भी आ गई। तो यही बताया गया कि यहाँ पर आ गई, फिर वापस वो दोनों मिलके I बना लिया उसने, I1 + I2 बराबर I हो गई। अब हम लगाते हैं इसमें किरचॉफ के नियम। तो एक लूप बन रहा है, सबसे पहला परिपथ देख लेते हैं ABDA। ABDA कहाँ पर है, तो ये है A B D और फिर A, मतलब ऐसा घूम के आया, एक ये है परिपथ। तो इस परिपथ में कितनी करंट है, तो I1 जो है वो P में से निकल रही है इसमें से, तो I1P हो गई, माइनस घटा देंगे हम किसको, और कहाँ जा रही है, और ये है I2R, दो प्रतिरोध है और दो जगह से करंट निकल रही है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इस पॉइंट पर कितनी करंट आ जाएगी, तो इस पॉइंट पर आ जाएगी 0। ये किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि पूरी करंट जोड़ दो, एक सेकंड नियम कहता है कि ये वाली करंट जोड़ दो। तो इनको जोड़ दिया तो ये आ गया I1P बराबर I2R, दोनों को साइड लेगा एक को, इसको मान लिया समीकरण 1। अब हम दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरा ये बन रहा है, तो दूसरे के लिए कितना आ जाएगा I1Q माइनस यहाँ पर I2S बराबर 0, मतलब I1Q जो है बराबर हो जाएगा I2S के। ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अब 1 और 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, I1P अपॉन, ये लिखा I1P अपॉन I1Q बराबर I2S अपॉन I2S, I2R अपॉन I2S, तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, बच्चे का कितना P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो यही हो जाता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, करना क्या है, बस हमें पहले सबसे पहले डायग्राम बता देना है कि कैसा कैसा बना है, करंट कहाँ से जा रही है, फिर उसके बाद हमें 2 लूप ले लेने हैं अलग अलग, और किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देना है। पहला लूप ये वाला लूप हो जाएगा, दूसरा ये वाला लूप हो जाएगा, दोनों में हमें करंट का ये वाला इक्वेशन लगा देना है और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, आ गया। फिर उसके बाद आता है मीटर सेतु। मीटर सेतु में क्या है, तो मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में, मतलब हम एक ऐसा तार लगाएंगे जिसका हमें प्रतिरोध ही नहीं पता, तो उसको हम निकाल सकते हैं इससे। ज्ञात करने में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाता है ये इसमें बताया गया है। तो हमें इसमें उपकरण बनाना है, उपकरण ये बना है, प्रेक्षण सारणी बनानी है, सावधानियां भी लिखनी है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा मीटर सेतु में। सूत्र कैसा होता है, सबसे पहले तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक मीटर स्केल लगाते हैं, ये लगा मीटर स्केल, यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है धारामापी, यहाँ हमने बैटरी लगाई है, ये हमारी जो चरखनी रहती है उसी को कहते हैं कुंजी, तो ये के लगा दी है। यहाँ पर ये प्रतिरोध है, यही है तार जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है। देख लेते हैं कि सूत्र की स्थापना के लिए क्या करते हैं। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के समान है, व्हीटस्टोन भी बनता है, ये अभी हम मीटर सेतु देख रहे हैं, इसके समान है। तार AC के भाग, तार AC कहाँ है, AC, यहाँ पर एक वायर लगा है, ये है, तो तार AC के AB भाग का प्रतिरोध, AB कहाँ है, AB ये बीच में जहाँ हमने इसको गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है, तो इस भाग का प्रतिरोध, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि ये है L, और ये पूरा रहता है 1 मीटर का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L हो जाएगी इसकी अकेली लंबाई, तो इसको हम मान लेते हैं P, इसको हम मान लेते हैं Q।
ठीक है। तो ए बी भाग का प्रतिरोध P है, हमने कहा ये ए बी भाग ये वाला हो गया तार का भाग, तो इसका प्रतिरोध P है और इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध Q है। अब AD के बीच प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R, AD कहाँ है, A ये है और D ये है, तो AD के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा है, ये लगा दी हमने प्रतिरोध बॉक्स, इसका प्रतिरोध है R, ये है, इसका प्रतिरोध R है। अब CD के बीच, CD कहाँ लगी है, तो C ये है, D ये है, तो ये हमारा CD हो गया। अब CD के बीच अज्ञात प्रतिरोध हमने लगाया, ये है S, अज्ञात मतलब हमें नहीं पता इसका प्रतिरोध कितना है। तो इस प्रकार मीटर सेतु में भी 4 प्रतिरोध हो गए। अभी जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज देखा था, व्हीट स्टोन ब्रिज कहाँ है, ये है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ये अब भी पढ़ा था। इसमें क्या लिखा था कि P/Q बराबर R/S आता है, तो उसी का हमें फॉर्मूला लगाते हुए इसको भी निकालना है। जिसमें भी है 4 प्रतिरोध में लगा है PQRS। अब AC के बीच क्या है, E सेल लगा है, ये लगा है, और BD के बीच क्या लगा है, ये धारामापी लगा है। माना चालक तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, X है। जो हमने चालक तार लगाया है उसका हमने मान लिया कि X है, ये वाला तार, ये यहाँ से यहाँ तक जो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर का तार लगा है, इसका हमने मान लिया टोटल मिला के X है। तो A से B के संतुलन बिंदु की दूरी कितनी है, टोटल लंबाई उसकी L है, हमने अभी देखी। तो उसमें P कितना हो जाएगा, P का प्रतिरोध हो जाएगा LX, और Q का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Q है 100 - L, तो उसमें भी X का गुणा कर देंगे। ये देखो P की लंबाई है L और थोड़ी थोड़ी सी इसमें जगह का प्रतिरोध कितना है X, तो हमने कहा P का कितना होगा, तो L में X का गुणा कर दो। अब इसकी लंबाई कितनी है 100 - L, और इसके लिए थोड़ा सा प्रतिरोध कितना है, इसके लिए भी X है, तो एकांक लंबाई का X है, तो X का इसमें भी गुणा कर दो, तो ये Q का प्रतिरोध आ गया, ये हमारा P का प्रतिरोध आ गया। ये यहाँ बोला है, ये P निकाल दिया, ये Q निकाल दिया। हमने कहा व्हीटस्टोन सेतु का क्या बोलते हैं सिद्धांत कि P/Q बराबर R/S है, तो P और Q की वैल्यू रख दो, तो LX अपॉन में 100 - LX, X से X कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना L/100 - L बराबर R/S। अब हमें S की निकालना है, तो क्योंकि S जो है ये अज्ञात प्रतिरोध है, तो S बराबर कितना हो जाएगा R 100 - L/L, ये हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध आ गया। अब इसकी प्रेक्षण सारणी कैसी बनती है, तो वैसी बनेगी, यहाँ क्रमांक लिखेंगे, ज्ञात प्रतिरोध R लिखेंगे, सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L लिखेंगे, L कितनी है, अब देखो हमें यहाँ L चाहिए है, 100 - L चाहिए तो वो लिखेंगे, R चाहिए तो यहाँ R लिखेंगे, और क्या चाहिए, और फिर टोटल S चाहिए तो S लिख लेंगे। तो जो फॉर्मूला है उसी में लिखेंगे कि उसमें क्या क्या चाहिए, बस सारणी बन गई। तो ये हमारा हो गया मीटर सेतु। अब कुछ इसी के क्वेश्चन है, निक्रोम के तार का व्यास आधा कर देते हैं पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देने पर ये नहीं है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है लेकिन व्यास और लंबाई पर नहीं करती है। यहाँ इन्हें क्या बोला था कि व्यास आधा कर दिया है, लेकिन वो व्यास पर निर्भर नहीं करती है, वो किस पर, पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ क्या है। तो अगर व्यास की बात करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लंबाई पर भी नहीं करती है। फिर 3 पदार्थों का नाम बताइए जिनके प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटते हैं, तो वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब ये सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वो तो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, तो सेमीकंडक्टर की जब बात होती है तो उस पर जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता घटती जाती है, प्रतिरोध घट जाता है। फिर ताप को बढ़ाने पर धात्विक चालक का अनुगमन वेग बढ़ता है या घटता है, तो अनुगमन वेग घटता है क्योंकि
ताप के बढ़ने पर विश्रांति काल जो है उसका मान घट जाता है। फिर है विभव मापी में तांबे का तार प्रयुक्त नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? क्योंकि तांबे का प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है, अतः तांबे के तार के अनुदिश विभव पतन नहीं हो पाता, विभव कम नहीं हो पाता है। अब सेकंड क्या होता है कि तांबे का प्रतिरोध जो है ताप गुणांक वो अधिक होता है, इसलिए हम तांबे को यूज ही नहीं करते। इसलिए तो हम तांबे का यूज़ करते हैं किस चीज़ में, लाइट में जो फिटिंग होती है उसमें हम तांबे के वायर को यूज़ करते हैं। तांबे के वायर को क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से मूव कर लेते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे वहाँ प्रतिरोधकता तो वैसे ही कम होगी। प्रतिरोध का मतलब होता ही है कि करंट को आगे ना जाने दे, कम मतलब कम स्पीड कर दे, लेकिन तांबे के तार में ऐसा होता ही नहीं है, वो स्पीड कम नहीं करता, तो यहाँ प्रतिरोधकता मतलब उसकी कम है। फिर है संयोजक तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि तांबे की विद्युत चालकता अधिक होती है। अब भी जो अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर रहे हैं, मतलब विद्युत यहाँ जो है करंट जो है आराम से चल रही है, तो उसकी विद्युत चालकता अधिक है, अतः प्रतिरोधकता कम हो जाती है। फिर है जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार इंजन को चालू करना आसान क्यों है? ठंडियों की अपेक्षा गर्मियों में जो कार का इंजन है वो जल्दी चालू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो गर्मियों में कार की बैटरी के विद्युत अवघट्य का ताप अधिक होने से इसका आंतरिक प्रतिरोध जो ठंडियों की अपेक्षा है वो कम हो जाता है, अतः गर्मियों में ठंडियों की अपेक्षा बैटरी से प्रबल धारा ली जाती है, और इसलिए गर्मियों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है। आंतरिक जब प्रतिरोध ही कम हो जाएगा तो मतलब बैटरी जल्दी चालू हो जाएगी, और ठंडियों में क्या रहता है, ठंडियों में प्रतिरोध बढ़ जाता है, और ताप कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो बैटरी बहुत देर में स्टार्ट होगी। फिर है जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखा होगा जब भी अपन स्कूटी में या फिर कार में जब एकदम से स्टार्ट करते हैं, लाइट सबसे पहले धीमी रहती है, हेडलाइट उसकी, फिर वो तेज हो जाती है, क्योंकि जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो इसकी बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है, जिससे बैटरी का विभवांतर भी E-IR जो इसका फॉर्मूला है, एक क्षण के लिए घट जाता है, विभवांतर घटेगा तो इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है। अभी इतनी ज़्यादा इसमें पावर नहीं मिल पा रही, विभवांतर घट रहा है, तो रोशनी जो है कम हो जाएगी, लाइट इतनी तेज नहीं आ पाएगी। फिर घर में उच्च सामर्थ्य वाले हीटर को उपयोग में लाने पर अन्य जलते बल्ब मंद हो जाते हैं। ऐसा होता है जब हम हीटर चलाते हैं तो दूसरी लाइट्स जो होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर में सभी विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर मतलब ऐसे सीधे सीधे जुड़े हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े, वायर लगा है। अब इसमें क्या होता है कि जब उच्च सामर्थ्य वाला हीटर उपयोग में लाते हैं, यहाँ पर हमारा हीटर लगा है, तो इससे प्रबल धारा ली जाती है। अब हीटर क्या करता है, हीटर ज़्यादा बैटरी ले लेता है, ज़्यादा करंट ले लेता है, तो इससे प्रबल धारा ली जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमने यहाँ जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका विभवांतर जो है V बराबर E-IR घट जाता है। अब विभवांतर घटेगा अर्थात अन्य जलते बल्बों का विभवांतर कम हो जाता है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो उसके लिए विभवांतर जो है समांतर क्रम में विभव में अंतर बराबर होता है। अब लेकिन हो क्या रहा है कि हीटर जो है उसको ज़्यादा करंट चाहिए, तो ज़्यादा करंट के लिए ये जो है विभव में अंतर जो है इसके लिए बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं से तो कम करेगा ही, तो कम कर रहा है, यहाँ से खींच के इसमें बढ़ा रहा है, तो इसका करंट भी कम हो जाएगा, तो इसलिए ये इनकी रोशनी जो है कम हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम होता है, ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रॉन्स बार बार धनायनों और परमाणुओं से टकराते रहते हैं, अतः इनका अनुगमन वेग कम हो जाता है, टक्कर के कारण वेग कम हो जाता है। फिर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्या तार आवेशित हो जाते हैं? अगर वायर जो है उसमें से करंट जा रहा है तो ऐसा होगा कि वो आवेशित हो जाए,
तो किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह आवेशित नहीं होता। तार के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रति सेकंड उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी क्षण किसी भी परिच्छेद में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही धनावेश होते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कहीं कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ के रुक जाए, जब रुकेगा ही नहीं तो वो आवेशित नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो आवेशित नहीं होगा। फिर प्रमाणित प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? तो प्रमाणित प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऐसे मिश्र धातु, उनकी प्रतिरोधकता अधिक मतलब करंट को कम जाने देंगी, और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। अगर हम इनका ताप बढ़ा दें, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में कम परिवर्तन होगा। कोई कोई धातु रहती जिनमें हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है, लेकिन ऐसे हमने यहाँ इसलिए ऐसे माले मिश्र धातु का यूज़ कर रहे हैं जिनको ताप बढ़ाने पर भी इनकी प्रतिरोधकता कम ना हो।